नमस्कार दोस्तों, BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज 2016 के प्रिलिमिनरी के पेपर सॉल्व करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है बिहार एचजेएस 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि शेड्यूल्ड है 17 जनवरी 2021 को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर। आंसर इज सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी अगर ऑर्डर पास हुआ है इन ए सूट अंडर सेक्शन 6, तो ऐसे केस में ना रिव्यू हो सकता है ना अपील हो सकता है। द ओनली रेमेडी इज रिविजन। क्वेश्चन नंबर 2, The plaintiff in a suit for perpetual injunction under section 38 may claim damages. Answer is in addition to injunction, और ये दे रखा है आपका सेक्शन 40 में। क्वेश्चन नंबर 3, where one of several persons jointly entitled to institute a suit or making application for the execution of a decree is under any legal disability and a discharge can be given without the concurrence of such legally disabled person, time will run against. Answer is all of them, और ये दे रखा है आपका सेक्शन 7 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज एन एनेबलिंग प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ। तो आंसर है एनी अपील और एनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट वन अंडर ऑर्डर 21। मतलब ऑर्डर 21 के जो एप्लीकेशन होंगे उसके अलावा किसी भी तरह का एप्लीकेशन और अपील इन पे सेक्शन 5 एप्लीकेबल है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सूट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर ए पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग हैव ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन dies before the right accrues, or where a right to institute a suit or make an application accrues only on the death of the person, the period limitation shall be computed from. Answer is D, the date when there is an legal representative capable of institution of such suit or application, और ये आपको दे रखा है सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में चैलेंज एन आर्बिट्रेटर, मतलब आर्बिट्रेटर को किस ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है। तो ये ग्राउंड ऑफ चैलेंज जो है वो सेक्शन 12 में दे रखा है, और यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑन जस्टिफिएबल डाउट्स एज टू इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, और ये स्पेसिफिकली दे रखा है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के क्लाउज ए में। क्वेश्चन नंबर 7, एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कमेंसेस, मतलब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कब कमेंस होता है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं, ए एंड सी। तो पहला है कि एज अग्रीड बिटवीन द पार्टीज फ्रॉम द सेट डेट, एंड सेकेंड अनलेस अदरवाइज अग्रीड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ डिस्प्यूट फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। ये आपका दे रखा है सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, ये इज ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन हिज विलेज द आम सभा पास्ड ए रिजोल्यूशन दैट ये बीइंग ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट शैल नॉट बी अलाउड टू यूज द बेडिंग आर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्राम पंचायत। द रिजोल्यूशन इज बैड इन लॉ बाय वर्च्यू ऑफ। तो ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ है ये आर्टिकल 15 का भी वायलेशन है, और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट इसका भी वायलेशन है। तो आर्टिकल 15 का 2 का सब क्लॉज बी और सेक्शन 3 ऑफ SC एंड ST एक्ट के वायलेशन है ये रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 31 ये राइट टू प्रॉपर्टी था। आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओमिटेड बाय। आंसर इज 44th अमेंडमेंट, जो 1978 का था, लेकिन लागू कब से हुआ था, तो 20 जून 1979 को। अगला क्वेश्चन, ये फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत में बी कंस्टिट्यूटेड।
आंसर इज बाय द गवर्नर एवरी 5 ईयर्स, और ये दे रखा है आर्टिकल 243 आई में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू होल्डर ऑफ ये सिविल पोस्ट। आंसर इज बोथ अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। देखिए आर्टिकल 310 जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की, वो कहता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट है वो पोस्ट कब तक होल्ड करेगा, तो जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर एज द केस में भी डिसाइड्स। इसी का प्रोटेक्शन है सेक्शन ये आर्टिकल 311 में। क्वेश्चन नंबर 12, ये मनी बिल इज इंस्टीट्यूटेड इन। देखिए मनी बिल अगर आप पार्लियामेंट की बात करेंगे तो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। स्टेट की बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो जब भी मनी बिल ओरिजिनेट करेगा तो लोकसभा में करेगा इन केस ऑफ पार्लियामेंट, और इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट करेगा और वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। अगर पार्लियामेंट के केस में है तो राज्यसभा में ट्रांसफ़र होगा, और स्टेट के केस में है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ट्रांसफ़र होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। और ये दे रखा है आर्टिकल 198 के क्लॉज 2 में। क्वेश्चन नंबर 13, ये प्रपोजेस टू हिज हाउस टू बी बाय सेंडिंग ए लेटर एंड बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट, ये में रिवोक हिज प्रपोजल। मतलब ए ने बी को लेटर के द्वारा बोला कि क्या तुम मेरा घर खरीदोगे, ठीक है। बी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया बाय लेटर कि हाँ खरीदूंगा। तो ऐसे केस में ये पूछ रहा है कि ए का जो प्रपोजल है वो कब रिवोक कर सकता है। तो आंसर विल बी जब तक कि बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट ना करे तब तक। तो इसका आंसर होगा सी। और ये आपको दे रखा है सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, ये पेज बी 1000 इन कंसिडरेशन ऑफ B is promising to marry C, A's daughter. C is dead at the time of the promise. Therefore, agreement is void. Whether B is liable to pay ₹1000 to A. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत वाइड है, क्योंकि दोनों पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन क्या जो बी को 1000 दिया है ए ने, वो इसे रिफंड करेगा? तो आंसर इज यस। और ये कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पार्टी हु सफर्स ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस काउज टू हिम। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, मीन्स which naturally arose in usual course of things and which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach. Question number 16, identification of an accused in test identification parade is substantive evidence. The statement is, answer is false. जो TIP होता है वो substantive piece of evidence नहीं होता है, और ये हेल्ड हुआ था एक रिसेंट केस है राजू मांझी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2018 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी एविडेंस मीन्स, आंसर इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ये आप दे रखा है सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 18, एविडेंस बाय डम विटनेस और बाय साइन इज डीम्ड टू बी, आंसर इज ओरल एविडेंस। ये दे रखा है सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 19, द कोर्ट में ड्रॉ एडवर्स इन्फ्रेंस अगेंस्ट ए पर्सन हु withholds evidence which could be produced but is not produced under section, आंसर इज 114 जी। ये 114 स्मॉल जी होना चाहिए। आप 114 देखेंगे उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, तो उसमें ये इलस्ट्रेशन जी है। क्वेश्चन नंबर 20,
यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच सेक्शन, यहाँ खाली जगह है, सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फर्स वास्ट एंड अनरेस्ट्रिक्टेड पावर ऑन द ट्रायल कोर्ट टू पुट एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस टू एनी विटनेस। आंसर इज 165। ये बोलता है कि 165 का मार्जिनल हेडिंग है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है recovery of crime weapon on the basis of a statement made by a accused during investigation of another case is also admissible in evidence under section 27 of the Indian Evidence Act. The statement is answer is true। मतलब एक केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट आता है तो वो बोलता है कि वेदर दैट डिस्कवरी स्टेटमेंट इज एडमिसिबल और नॉट इन अनदर केस, या एक ये गलत हो गया, एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक केस का यहाँ दूसरे केस का यहाँ, तो यहाँ पे कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट आता है तो वेदर दिस स्टेटमेंट इज एडमिसिबल इन फर्स्ट केस और नॉट, आंसर इज यस। क्योंकि सेक्शन 27 का रीडिंग आप करेंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये कौन से केस में एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। Question number 22. In which case a statement is relevant fact by person who is dead or cannot be found is not relevant? Answer is D. When it relates to crime weapon of another case. मतलब 32 सेक्शन 32 के जो स्टेटमेंट है वो उसी केस के लिए होना चाहिए, रिलेटेड टू दैट केस ओनली, जिस केस से रिलेटेड वो स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्रीज टू डू एन इलीगल एक्ट और टू डू एन एक्ट बाय लीगल मीन्स सच एन एक्ट अमाउंट टू, आंसर इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और ये सेक्शन 120A का रिप्रोडक्शन है आईपीसी का। क्वेश्चन नंबर 24, मोहन borrowed a bicycle from Ram promising to return the same within a period of 3 days. He failed to fulfill the promise and disposed of the bicycle and appropriated the proceeds to his own use. Mohan is guilty of, answer is criminal misappropriation। ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन जो है वो सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर मैथ्यू ये सर्जन knowing well that only a miracle can save John who is ailing from a critical disease, in good faith operated on John, but as a consequence of that John died. Which one of the following would be correct? And answer will be Dr. Matthew is not guilty because he acted in good faith knowing fully well that John will die। और ये आप जब सेक्शन 92 ऑफ आईपीसी देखेंगे तो उसमें इस तरह के केसेस कवर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजीव इज ए गुड स्विमर। ही फाइंड सोनी ए चाइल्ड ऑफ 6 years of age drowning in pond. He could have saved the child but did not do so. The child is drowned. Raju is guilty of, answer is no offense। नो ऑफेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर राजीव का ड्यूटी होता, जैसे कि लाइफ गार्ड्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है टू सेव समवन फ्रॉम ड्राउनिंग, तो ऐसे में अगर राजीव नहीं बचाता तो वो गिल्टी होता, लेकिन इसके पास कोई ड्यूटी नहीं था इसलिए ये लायबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड सेक्शन 303 ऑफ द इंडियन पेनल कोड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आंसर इज मीटू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये सेक्शन 303 बोलता है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय ए लाइफ कन्विक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, राजू बाय पुटिंग श्याम इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट dishonestly induces Syam to deliver rupees 5,000 and a golden chain. Which offense is committed by Raju? Answer is extortion, जो कि दे रखा है सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी में। Which of the following is not correct? The victim has a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused, ये सही है।
The victim has a right to prefer an appeal against any order passed by the court imposing upon the accused lesser punishment, ये भी सही है. The victim has a right to prefer an appeal against any order passed by the court convicting the accused for a lesser offense, ये सही नहीं है. The victim has a right to prefer an appeal against any order passed by the court imposing inadequate compensation, ये भी सही है. तो इस अनुसार ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसको एक बार फिर से देखिए. ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो अगर आप सेक्शन 372 ऑफ CRPC देखेंगे तो उसमें क्या क्या दे रखा है. तो इसमें दे रखा है, मैं उसका प्रोवाइजो पढ़ता हूँ. एक बार मैं 372 ऑफ CRPC पढ़ता हूँ. नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड. No appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court except as provided by this code by any other law for the time being in force, provided that, ये important है, provided that the victim shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused. यानी एक्विटल के अगेंस्ट में अपील फाइल हो सकता है. और कन्विक्टिंग फॉर ये लेसर ऑफेंस, लेसर ऑफेंस अगर पनिशमेंट मिला, कन्विक्शन हुआ है लेसर ऑफेंस के लिए, तब हो सकता है. और तीसरा है अगर इनएडिक्वेट कंपनसेशन इम्पोज किया है. ये 3 केसेस में विक्टिम के पास राइट है. तो क्या राइट नहीं है? तो आंसर है कि अगर पनिशमेंट कम हो, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास ये सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ये टर्म. आंसर इज 5 years. अगर आप देखेंगे सेक्शन 29 ऑफ CRPC तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट के जो पनिशमेंट देने की पावर दे रखे हैं. तो वहाँ पे JM2 जो है ये 1 year दे सकता है, JM1 3 years और CGM 7 years, सॉरी 5 years. इसके बाद अगर आप सेक्शन 28 में जाएंगे तो असिस्टेंट सेशन जज ये 7 years दे सकता है. एडिशनल सेशन जज और सेशन जज ये अनलिमिटेड पावर दे सकता है अप टू डेथ. अगला क्वेश्चन है वेयर ये कोर्ट ऑफ सेशन पास्ट ओनली ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 months. तो ऐसे केस में क्या होगा? तो एन अपील वुड बी बिफोर द हाई कोर्ट बाय द कन्विक्टेड पर्सन. नो. एन अपील वुड लाई बिफोर द हाई कोर्ट ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस. नो. एन अपील वुड लाई बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. आंसर इज नोट. इसका आंसर होगा डी. क्यों होगा? अगर आप सेक्शन 376 देखेंगे CRPC तो उसमें दे रखा है कि अगर कोई कोर्ट ऑफ सेशन 3 months का इम्प्रिजनमेंट देता है तो उसके खिलाफ में अपील नहीं होगा. और ये सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन प्लस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये दोनों अगर 3 months तक का इम्प्रिजनमेंट पास करते हैं तो उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलरिटीज विशिएट प्रोसीडिंग. तो आंसर इज सी. अगर आप देखेंगे सेक्शन 461 तो इसमें दे रखा है कि कौन कौन से प्रोसीडिंग है जो कौन कौन से इरेगुलरिटीज़ हैं जो प्रोसीडिंग को विशिएट करते हैं. और सेक्शन 460 में दे रखा है कि कौन कौन से इरेगुलरिटी प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CRPC डील्स विथ डिस्चार्ज ऑफ एन एक्यूज्ड बाय ए कोर्ट ऑफ सेशन. तो जो सेशन ट्रायल है वो सेक्शन 225 से लेके 237 तक है. और इसमें सेक्शन
227 जो है ये डिस्चार्ज की बात करता है, तो आंसर विल बी बी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द CRPC कैन द एक्यूज्ड फाइल रिटन स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज एविडेंस? तो इसका आंसर है सेक्शन 233 सब सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 35, डिसऑनर ऑफ ए चेक फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी becomes an offense under section 138 of NI Act. मतलब ये पूछा जा रहा है कि अंडर सेक्शन 138 कब ये माना जाएगा कि ऑफेंस कमिट हुआ? तो आंसर इज सी, व्हेन द ड्रावर ऑफ द चेक फेल्स टू रेस्पॉन्ड विद इन 15 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी नोटिस। देखिए यहाँ पे चेक प्रोड्यूस किया गया और डिसऑनर हो गया, इसके बाद विद इन 30 days नोटिस देना है और नोटिस के 15 दिन के अंदर अगर जो ड्रॉवर है वो पेमेंट करने में फेल कर जाता है तो ये 15 दिन के बाद 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 15 दिन का नोटिस पीरियड जब एक्सपायर होगा तब कहा जाएगा कि ऑफेंस कमिट हो गया, यानी कि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ SMS फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस नीला भल्ला हेल्ड दैट। आंसर इज बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये ऑप्शन बी है, बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी is not sufficient to deem the person in charge of the charge of and responsible for the conduct of the business of the company for the purpose of section 141 of NI Act। आप सेक्शन 141 ऑफ NI Act देखेंगे, ये बात करता है कंपनी के डायरेक्टर वगैरह की लायबिलिटी इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायबल टू बी अटैच्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री, यानी कि मनी डिग्री के केस में क्या क्या लायबल है अटैचमेंट के लिए? तो आंसर इज सी। ये आप सेक्शन 60 एंड 61 ऑफ CPC देखिएगा, तो वहाँ पे आपको क्या क्या अटैच किए जा सकते हैं उसकी लिस्ट दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल डिटरमाइनिंग द कॉस्ट टू बी अवार्डेड टू द डिग्री होल्डर। मतलब जब कोई सूट या प्रोसीडिंग होता है और उसमें फाइनल डिग्री पास हो जाती है तो सूट के साथ कॉस्ट अवार्ड होता है, तो उस कॉस्ट में क्या क्या कंसिडर किया जाता है और क्या क्या नहीं। तो जो इसका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट है कि एक्सपेंसेस इंकर्ड इन पेमेंट ऑफ फीस फॉर एंगेजिंग ए स्पेशलाइज्ड लॉयर ऑफ द इशू इन्वॉल्व प्रैक्टिसिंग इन अनदर कोर्ट, ये एंगेजमेंट के लिए आपको कॉस्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो ये जो चारों स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें पहला है ये कोर्ट मेकिंग ए डिग्री कैन स्टे इट्स एग्जीक्यूशन, आंसर इज यस। ये कोर्ट टू विच ए डिग्री हैज बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन कैन स्टे इट्स एग्जीक्यूशन, ये भी सही है। एन appellate court कैन स्टे एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, ये भी सही है। कोई और लास्ट ऑप्शन, द हाई कोर्ट वाइल एक्सरसाइजिंग डिवीजन इन जुरिसडिक्शन कैन नॉट स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, ये गलत है। तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हाई कोर्ट अगर रिविजनल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है तो वो एग्जीक्यूशन को स्टे भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, an appellate court need not state in its judgment, मतलब appellate court अपने जजमेंट में क्या नहीं कहेगा या क्या कौन सा स्टेटमेंट नहीं देगा। तो आंसर इज द इशू फ्रेम्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। ऐसा क्यों है? अगर एक जब ट्रायल कोर्ट में कोई केस या प्रोसीडिंग होती है तो ट्रायल कोर्ट अपने जजमेंट में इशू फ्रेम करता है, ठीक है। जब वही केस अपील में जाता है तो जो एपेलेट कोर्ट है वो अपने जजमेंट के रीजनिंग देगा, ना कि वो
जो इशू फ्रेम्ड हुआ ट्रायल कोर्ट से उसको रिप्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंटेनेबल इन लॉ? रिटर्न स्टेटमेंट टू काउंटर क्लेम, ये मेंटेनेबल है, मीन्स अगर काउंटर क्लेम फाइल करता है तो अपोजिट पार्टी को एज ए मैटर ऑफ राइट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता है, क्योंकि काउंटर क्लेम एक तरह से पिटीशन डीम्ड किया जाता है। क्रॉस अपील बाय द डिक्री होल्डर, ये भी अलाउड है। रिवीजन पिटीशन अगेंस्ट एन ऑर्डर अलाउइंग ए पिटीशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ द CPC, और ये अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। एन अपील अगेंस्ट ये पिटीशन हैविंग बीन रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, ये भी आप अलाउड है, तो जो अलाउड नहीं है वो ऑप्शन सी है। इन ए सूट फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट द प्रोसेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड अपॉन द गवर्नमेंट व्हेन, यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि सम्मन या नोटिस। तो किस केस में ये माना जाएगा कि प्रोसेस ड्यूली सर्व हुआ है? तो आंसर इज सी, द प्रोसेस इज सर्व अपॉन द गवर्नमेंट प्लीडर अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द कोर्ट बिफोर द सूट इज बीइंग इंस्टीट्यूटेड। देखिए, गवर्नमेंट प्लीडर अपॉइंट होते हैं अधिकतर कोर्ट्स में, तो अगर गवर्नमेंट प्लीडर को सूट का नोटिस दे दिया गया तो ये माना जाएगा कि ड्यूली सर्व्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड? क्या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेक्शन 6 ऑफ TPA से रिलेटेड है। विच प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे इसका आंसर है बी, द राइट ऑफ ईजमेंट हैविंग बीन वेस्टेड इन द ट्रांसफेरर। मीन्स अगर ट्रांसफेरर को कोई ईजमेंट राइट मिला है तो सिर्फ वो ईजमेंट राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, और ये आपका दे रखा है सेक्शन 6 के क्लॉज C में। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रूल ऑफ परपेचुटी अप्लीकेबल अंडर द TPA? तो इसका आंसर है बी। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है द पीरियड ऑफ वेस्टिंग कैन बी डिलेड फॉर 18 ईयर्स इन ग्रॉस आफ्टर ये लाइफ और लाइफ्स इन बीइंग। तो इसका आंसर है बी, जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी है वो सेक्शन 14 ऑफ TPA में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 45, द क्वेश्चन एज टू वेदर ये कंडीशन ऑफ ये मॉर्गेज इज ए क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, मतलब कि कोई भी कंडीशन जो है, कंडीशन ऑन ऑफ ए मॉर्गेज इज ए क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसका आंसर है ये इज ए प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ लीज? तो इसका आंसर है सी, द टर्म्स ऑफ ये लीज हैव टू बी इन अकॉर्डेंस विद द जनरल प्रोपोजिशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हाउएवर द पार्टीज आर फ्री टू एग्री अपॉन सच अदर टर्म्स एज दे मे डीम एप्रोप्रिएट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन? ये आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट से सवाल है कि गुड्स कब डिलीवरेबल स्टेट में कहलाएंगे। आंसर इज ए, द गुड्स आर इन सच स्टेट दैट द बायर इज बाउंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू टेक देम। और ये आपका जो डिफाइंड है गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ये आपका डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 48, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंटर्ड इनटू। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें देखिए क्या क्या है, इफ द पार्टीज एग्री टू द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड और ऑफ माउथ, बी, इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग डाउन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, and C, if the parties conduct in such manner so as to imply that they are contracting for a contract for sale। और ये आपका दे रखा है सेक्शन 11 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 49, इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स which does not contain any stipulation regarding time,
विद इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म। मीन्स अगर कोई टाइम नहीं दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के केस में, तो ऐसे में क्या होगा, तो इसका आंसर है बी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज अदरवाइज डेमोन्स्ट्रेटेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम मे नॉट बी ऑफ एसेंस। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप कब नहीं होगा। ये बिजनेस कैरिड अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थ्रू ये करता एंड एन इंडिविजुअल। तो फैमिली बिजनेस जो होता है वो पार्टनरशिप नहीं होते हैं। ये बिजनेस कैरिड अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड एन एलियन सिंप्लिसिटर, ये भी नहीं होगा पार्टनरशिप। सी, ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सन व्हेन ही शेयर्स द प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय हिम एज बोनस एमंग हिज एम्प्लॉइज। तो ये सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 50 को हम दोबारा देखते हैं। ये पूछता है कि कौन सा पार्टनरशिप नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पहला ऑप्शन है कि एक फैमिली है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, उसका कर्ता और उसका एक इंडिविजुअल, इसके बीच में एग्रीमेंट के तहत होता है, तो ये पार्टनरशिप होगा। ये बिजनेस कैरिड अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड एन एलियन, एलियन मीन्स कोई जो अदर कंट्री का है, एक इंडिविजुअल और दूसरा एलियन, इसके बीच एग्रीमेंट है, तो ये भी होगा। ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सन व्हेन ही शेयर्स द प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय हिम एज बोनस अमंग हिज एम्प्लॉय, तो ये पार्टनरशिप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, बस बोनस जो प्रॉफिट है वो एज ए बोनस एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। तो ये जो आपका पार्टनरशिप है ये डिफाइंड है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, जो कि कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि शेयरिंग प्रॉफिट तो ज़रूरी है, साथ में म्यूचुअल एजेंसी की भी ज़रूरत है, और इसके अलावा एग्रीमेंट होना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ये पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर है फर्स्ट ही है, ये पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है, इसलिए इसका ऑप्शन ये विल बी करेक्ट। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ ए पार्टनरशिप टू कंडक्ट ए बिजनेस विद द जनरल पब्लिक इज, आंसर इज 2। यानी कि जहाँ पे भी कोई एग्रीमेंट होगा, सिर्फ पार्टनरशिप की बात नहीं है, अगर कहीं भी एग्रीमेंट होगा तो उसके लिए मिनिमम 2 पर्सन्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक पर्सन खुद से कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकता, खुद से कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर द पर्पस ऑफ अपील ये कन्विक्टेड पर्सन, फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ कंसेक्यूटिव sentence shall be deemed to be a single sentence, whether this statement is true or not, answer is true। और ये दे रखा है सेक्शन 31 के सबसेक्शन 3 में CRPC का, जो बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन shall be deemed to be a single sentence। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम मैरिजेज विल नॉट बी वॉइड। तो इसका आंसर है, देखिए, मैरिज विथ ये वुमेन प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ कंसेंगुइनिटी, तो ये अगर मैरिज होता है तो ये वॉइड है। मैरिज विथ ये वुमेन प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ एफिनिटी, ये भी वॉइड है। मैरिज विथ ये वुमेन प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ फर्स्ट रेज, ये भी वॉइड है। एंड लास्ट अनलॉफुल कंजंक्शन, ये वैलिड है, यानी कि ये जो मैरिज है वो वॉइड नहीं होगा। और अनलॉफुल कंजंक्शन का मतलब क्या है, देखिए, एक मुस्लिम मैन को अप टू 4 मैरिज अलाउड है, राइट। तो अगर ये 5th मैरिज सोलिमनाइज करता है
तो ये वॉइड होगा, लेकिन यानी ये अनलॉफुल कंजंक्शन हुआ, लेकिन इस 4 में से किसी एक को ये डिवोर्स दे देता है तो इसके पास फिर 4 वाइफ्स रह जाते हैं, तो ये फिर वैलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनलॉफुल कंजंक्शन से जो होता है वो मैरिज वॉइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स बाय ए मुस्लिम मैन वुड बी इनवैलिड इफ, मतलब कब इनवैलिड होगा? तो आंसर इज इट विल नॉट बी इनवैलिड इन एनी केस। लेकिन जो जजमेंट आया है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है, इसमें ये कहा गया है कि तलाक उल विद्दत जो है वो एक इनवैलिड फॉर्म ऑफ तलाक है। क्वेश्चन नंबर 56, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इज डन बाय, आंसर इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर, और ये दे रखा है ऑर्डर 21 के रूल 32 में। क्वेश्चन नंबर 57, ये पार्टी टू ये हिंदू मैरिज आफ्टर ऑब्टेनिंग ए डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन मस्ट ऑब्टेन ये डिग्री ऑफ डाइवोर्स, नहीं। नीड नॉट ऑब्टेन ये डिग्री ऑफ डाइवोर्स, ये भी सही नहीं है। मस्ट नॉट रिसाइड इन द मैट्रिमोनियल होम, ये भी सही नहीं है। नीड नॉट ऑब्टेन ये डिग्री ऑफ डिवोर्स, देखिए यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या होता है? जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है इनको इनके बीच का जो मैरिज है वो सस्पेंडेड रहता है, ठीक है ना। ये मतलब इनके बीच ना डिवोर्स होता है, ना ही दे आर बाउंड टू लिव टुगेदर। तो ऐसे केस में अगर इन्हें अलग होना है तो इन्हें डिवोर्स लेना पड़ेगा, या अगर साथ रहना है तो इस जुडिशियल सेपरेशन के डिग्री को एनल कराना होगा, रिसाइन कराना होगा। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो हाई कोर्ट ने ऑप्शन चूज़ किया है वो है नीड नॉट ऑब्टेन ये डिग्री ऑफ डिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 58, इन ए पिटीशन सीकिंग डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, तो आंसर है द पर्सन विथ whom adultery is alleged is a necessary party, no, but the person with whom adultery is alleged is a proper party, क्योंकि प्रूव करना होगा कि एडल्ट्री कमिट हुआ है या नहीं, तो ये प्रॉपर पार्टी है, नेसेसरी पार्टी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें ये आपका एडॉप्शन से रिलेटेड है, तो देखिए पहला ऑप्शन एन अनमैरिड फीमेल हिंदू कैन नॉट अडॉप्ट, नहीं, गलत है। अनमैरिड फीमेल हिंदू कैन अडॉप्ट। ये विडो हिंदू कैन नॉट अडॉप्ट ए मेल चाइल्ड, ये भी गलत है, अडॉप्ट कर सकती है सॉरी। सी, ये मैरिड फीमेल हिंदू कैन नॉट अडॉप्ट विदाउट कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड हु इज अवेलेबल एंड कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, आंसर इज सही है। ये मैरिड फीमेल हिंदू कैन नॉट अडॉप्ट विदाउट कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड हु इज़ अवेलेबल एंड कैपेबल, ये सही है, क्योंकि एक मैरिड फीमेल हिंदू वो अडॉप्ट नहीं कर सकती है बिना अपने हस्बैंड के कंसेंट के। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मैंने बताया फर्स्ट 2 ऑप्शंस वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 विल अप्लाई टू, तो आंसर इज सी, क्रिश्चियन, फॉर क्रिश्चियंस। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60 तक जो थे वो लॉ के पेपर थे, आगे इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके होगा, इसके एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 61, एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, आंसर इज डिड नॉट दे, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है। प्लीज़ मेल मी at asd@gmail.com। क्वेश्चन नंबर 63, प्लीज़ कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स इमीडिएटली,
I have been working here since uh, I have been working here for the past 5 years. Question number 65. I shall see you at lunchtime. The secretary and treasurer is absent today. Put the notice on the board. When I listened to his cogent argument, all my doubts were dispelled. 69. Experience enables us to know the past and prepare for the future. Question number 70. The body had disappeared by the time the police reached the crime scene. Question number 71. He does not know that he has made a mistake. Question number 72. The riot broke out in the city. 73. He blew his own trumpet means that he praised himself. मतलब अपनी तारीफ खुद करना. Question number 74. In the nick of time means, the answer will be just in time. Question number 75. Abhor means detest. Abhor का मतलब होता है to regard with extreme repugnance और to feel hatred, और इसी का जो synonyms है वो है detest. Question number 76. The opposite of catastrophe is, answer is blessing. कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है ये मोमेंटस ट्रेजिक इवेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ पार्टीशन इज, आंसर इज डिसइंटरेस्टेड. पार्टीशंस मीन्स इंटरेस्टेड और इसका अपोजिट होगा डिसइंटरेस्टेड. चूज द प्रीफिक्स विच चेंजेस अटेंटिव टू इट्स अपोजिट. तो अटेंटिव में इन लगा देंगे, इन अटेंटिव, तो इसका अपोजिट हो जाएगा. विच इज़ नॉट ए होमोफोन फॉर प्रेज. प्रेज का होमोफोन मीन्स होता है सिमिलर साउंडिंग. तो इसका जो आंसर है वो होगा प्रेज. बाकी जो है वो प्रोनाउंस करेंगे तो प्रेज होते हैं. तो PRAYS प्रेज का होमोनिम्स है प्रेज और ये प्रेज. क्वेश्चन नंबर 80. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर की वजह से ऑप्शन ए और बी के स्पेलिंग सेम है, तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो CALENDER है. यहाँ से आपके जीके के सवाल शुरू होते हैं. 10 सवाल आपके जीके के होंगे. इन T इन वीवीपैट स्टैंड फॉर, आंसर इज ट्रेल. वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल. ज्योत्सना चिन्नप्पा इज एसोसिएटेड विथ मीन्स ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है और इनका ये किससे रिलेटेड है, तो आंसर इज स्क्वैश. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. मतलब ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, तो आंसर इज लीवर. क्वेश्चन नंबर 84. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप एग्जिस्ट, आंसर इज USA. क्वेश्चन नंबर 85. विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन पीक्स इज द हाइएस्ट, आंसर इज अनाईमुडी. ये केरल में है. द मून में बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हेवनली बॉडीज, तो आंसर इज सैटेलाइट. मून जो है वो एक उपग्रह है, सैटेलाइट है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज द नेम ऑफ गीता चंद्रन एसोसिएटेड विथ, तो आंसर इज भरतनाट्यम. ये भरतनाट्यम और वोकलिस्ट हैं मीन्स गायिका हैं. हु हैज़ द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, तो श्रीमाभो भंडारनायके ये जो हैं वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी और ये वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी. द प्लानट विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, आंसर इज मरकरी. फॉर प्योर वाटर टू फ्रीज इट मस्ट बी एट द टेम्परेचर ऑफ, आंसर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड.
अब जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के हैं, 10 क्वेश्चन हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कैरिंग आउट ए स्पेसिफिक टास्क इज रिफर टू एज, आंसर है प्रोग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। देखिए कंप्यूटर में कुछ डिवाइस होते हैं जिनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं और कुछ होते हैं आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस से हम कोई कमांड वगैरह देते हैं या जिसके थ्रू कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम जाता है, कोई साउंड वगैरह जाता है। और आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर से बाहर निकलता है। तो इनपुट डिवाइसेस में हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, ये सब को हम इनपुट डिवाइसेस में रखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आपके आ जाएंगे स्पीकर्स, प्रिंटर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइसेस है और बाकी जो 3 हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, आंसर है किलोबाइट। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। अगर आप देखें 1 मेगाबाइट जिसे 1 MB करते हैं, इसको ई इक्वल टू 1024 किलोबाइट। इसके बाद 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट, ये होता है 1024 मेगाबाइट, ठीक है। और 1 टेराबाइट यानी 1 TB इक्वल टू 1024 GB। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। तो सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम, ये 3 जो हैं वो वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है कि जैसे आप मोबाइल में इंटरनेट आप किसके थ्रू खोलते हैं, गूगल क्रोम हो गया, विंडोज एक्सप्लोरर, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज। ये माइक्रोसॉफ्ट एज पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता था और ये विंडो एक्सप्लोरर जो है ये इसको हम लोग फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। तो विंडो एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, CD-ROM स्टैंड्स फॉर, यानी CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है। तो आंसर इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 97, IT इज एन एक्रोनिम फॉर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में हम लोग IT बोलते हैं। LAN इज एक्सपेंडेड एज, आंसर इज लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट इन विंडोज़, आंसर Ctrl+P। बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं और कभी कभी ये पूछ देते हैं, जैसे Alt+F4 अगर प्रेस करेंगे तो ये कोई भी विंडो ओपन हो उसको क्लोज कर देता है। Ctrl+C ये कॉपी करता है, Ctrl+V ये पेस्ट करता है, Ctrl+X ये कट करता है। तो इस तरह से बहुत सारे शॉर्टकट की हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द बेसिक यूनिट ऑफ योर वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डाटा इन MS Excel इज कॉल्ड, ये आंसर इज सेल। अगर आप एक्सेल खोलेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह के टेबुलर फॉर्म में सीट बना होता है। तो इसका जो बेसिक यूनिट है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो इस तरह बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज 2016 के पेपर हम लोगों ने देखे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।